एलएसडी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्कोहलिज्म या एल्कोहल का व्यसन। एल्कोहल क्या होता है आप सब जानते ही हैं, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए ये बताएंगे कि इसमें इथाइल अल्कोहल जो होता है उसी को पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है। अल्कोहल भी बहुत टाइप के होते हैं, मिथाइल, इथाइल, है ना। इसमें क्या कौन से प्रकार को पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है, तो इथाइल जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, उसी को पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है। ग्रहण करने के तुरंत बाद अल्कोहल जो होता है वो आमाशय की दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाता है। जब उसको पिया जाता है, जब उसको अपने बॉडी में लिया जाता है तो वो डायरेक्ट आमाशय में पहुंचता है और आमाशय की जो वॉल्स होते हैं, जो दीवारें होती है, उसको डायरेक्ट ग्रहण कर लेती है, ठीक है। और इसके बाद यह क्या हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब इसका इतना जल्दी रेगुलेशन होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह में इतनी जल्दी पहुंचती है कि पहले क्या होता है, जब पीते हैं तो डायरेक्ट आमाशय के द्वारा अवशोषित हो जाता है उसके दीवारों द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि जो वो वहाँ से तुरंत रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, तुरंत अलग अलग जगह में फैल जाता है और अपने प्रभावों को दिखाता है। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा लीवर, यकृत बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसमें क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है जो एसिटाल्डिहाइड उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। जब ये यकृत में पहुंचता है रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा, तब क्या होता है, ये एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। यकृत अल्कोहल से वसा का संश्लेषण करता है, जिससे इसकी कोशिकाओं में वसा एकत्रित हो जाती है। यकृत क्या करता है, जो अल्कोहल होता है उसको संश्लेषित करता है, तोड़ता है, जिससे की जो कोशिकाओं में क्या होती है, फैट, वसा जो होती है वो एकत्रित हो जाती है। फलतः शर्करा उपापचय प्रभावित होती है और रुधिर में शर्करा की कमी हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की क्रियाविधि जो है वो प्रभावित होती है। कभी कभी क्या होता है, जो दिमाग होता है वो कार्य करना बंद कर देता है जब अल्कोहल की मात्रा दोनों होती है। और क्या होता है, जब व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक जो स्थिति होता है, मानसिक और शारीरिक जो स्टैंडर्ड होता है शराब पीने के बाद या अल्कोहल लेने के बाद, वो क्या होता है, वो उसके क्वांटिटी पर, कितनी क्वांटिटी में, मतलब उसका जो स्तर होता है, क्वांटिटी होता है, उसके आधार पर ये निर्भर होता है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन ये दवा पारिवारिक तथा सामाजिक सहयोग के द्वारा शराब को किसी भी व्यक्ति से छुड़ाया जाना चाहिए। ये बहुत नशीला पदार्थ होता है जो बेहोशी पैदा करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और अगर देखा जाएगा, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए एक जहर होता है, टॉक्सिक होता है, विष होता है। वैसे पीने वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, किंतु अगर अल्कोहल के 1% घोल को, अगर हम लोग ओरिजिनल 1% अल्कोहल को लेते हैं और उसको केचुए और या मछली के ऊपर डाल देते हैं, तो क्या होता है, ये तुरंत ही, मतलब कुछ समय लेता है, उसके बाद ये तुरंत मर जाता है ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अल्कोहल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह गेहूँ, जौ, ओट, चावल, अंगूर, आलू, गुड़, ताड़ के रस, महुए के फूल आदि में पाए जाने वाले शर्करा जो होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। पदार्थों का किण्वन किसके द्वारा होता है, इस्ट नामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी सहायता से किया जाता है। इन पदार्थों को शर्करा तथा कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। गेहूं, जौ, आटा, ताड़ का जो रस होता है, गुड़ होता है, अंगूर होता है, सेब होता है, आपका चावल होता है, महुआ का जो फूल होता है, उसमें जो शर्करा पाया जाता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। अल्कोहल के साथ साथ और क्या में चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो ये गैस जो होता है वो उड़ जाता है और अल्कोहल जो होता है वो द्रव के रूप में रह जाता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अल्कोहल एक रासायनिक वस्तु है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बन, अगर हम लोग अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, उसकी संरचना देखेंगे तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह जल में हल्का और ज्वलनशील होता है। जल में मिलाने से इसकी ज्वलनशीलता कम हो जाती है। शुद्ध अल्कोहल में जल बिल्कुल नहीं होता। यदि अगर हम शुद्ध अल्कोहल की बात करेंगे तो उसमें जल नहीं होता है और ये ज्वलनशील होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पानी, इसमें पानी डाला जाता है जिससे इसकी ज्वलनशीलता जो होती है, ज्वलनशीलता का मतलब होता है कि जलने की शक्ति। अगर इसमें आग लगाया जाए तो ये अचानक से जल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पानी इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसकी ज्वलनशीलता जो हो उसको कम की जा सके। अल्कोहल को मनुष्य ताड़ी, बियर, वाइन, स्प्रिट, ब्रांडी, विस्की, रम, पोर्ट सेरी, हॉक, शैंपेन या टोडी के रूप में लेते हैं। प्रकृति में अल्कोहल की जो प्रतिशत होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ अल्कोहल में प्रतिशत की मात्राएं क्या क्या है देखते हैं। अगर
थाड़ी में देखेंगे तो 5% अल्कोहल की मात्रा होती है, बियर में 3 से 5% होती है। वाइन जो होता है ये लगभग शराब की कैटेगरी में आता है, इसमें कितनी अल्कोहल की मात्रा होती है तो 15% अल्कोहल की मात्रा होती है। स्प्रिंट पे सबसे ज़्यादा होता है, 20 to 25% अल्कोहल की मात्रा होती है। जीन, ब्रांडी, विस्की और रम, जीन, ब्रांडी और विस्की में कितना होता है 40 to 50% अल्कोहल की मात्रा होती है। और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे अल्कोहल की मात्रा तो किस में होता है, रम में होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अल्कोहल एक दवा है, लेकिन जो डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट जो है वो ये बताते हैं कि अल्कोहल को कुछ प्रभाव के लिए 1-2% या 0% में लिया जाता है, लेकिन ये दवा नहीं होता। ठीक है, अल्कोहलिन्स के प्रभाव, अल्कोहलिज्म के प्रभाव क्या क्या होते हैं देखते हैं। अगर इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, उनके अनुसार जो शराब पीना है वो क्या होता है, अकाल और महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। यदि अकाल या फिर महामारी का जो सिचुएशन होता है, परिस्थिति जो होता है, उसकी तुलना में शराब पीना जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। व्यक्ति पर अल्कोहल का प्रभाव जो होता है उसके बाद इसमें रक्त में तुरंत घुल जाने के कारण क्या हो जाता है, मूर्छा मतलब बेहोशी की हालत में आ जाते हैं लोग, है ना। इससे सोने की इच्छा होती है। थोड़ी मात्रा में कई दिन अल्कोहल लेने पर इसका प्रभाव कम पड़ता है, मतलब जब इसकी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो उसमें अल्कोहल का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे आदमी और ज़्यादा पीने लगता है तथा धीरे धीरे उसको पीने की आदत पड़ जाती है। इसको पीने से मस्तिष्क की नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है। जो क्या होता है, अगर आप शराब ज़्यादा पी ले तो मस्तिष्क का जो नियंत्रण होता है वो ख़त्म हो जाता है। अल्कोहल पीने के बाद मनुष्य की गलत सही सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क क्या हो जाता है, निश्चेतक स्थिति में आ जाता है ना, मतलब उसमें सोचने की शक्ति कम हो गई, तो सही क्या है या गलत क्या है ये नहीं सोच सकता मनुष्य। इसीलिए शराब पीने के बाद ज़्यादा अधिक अपराध होते हैं। ठीक है, इससे मनुष्य का मस्तिष्क जो हो जाता है अक्रिय हो जाता है। अल्कोहल के ज़्यादा प्रयोग से आमाशय, हृदय, यकृत, वृक्क या अन्य अंगों की पेशियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे यह सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज़ पीने वाला आदमी अक्सर यह सोचता है कि उसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन यदि वह अपने आमाशय, यकृत, वृक्क, फेफड़े तथा रुधिर वाहिकाओं को देखे तो उसमें भाव बन जाते हैं। खासतौर पर आमाशय और यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावी अंग होते हैं, जिसके कारण पाचक रस नहीं बनने से खाना ठीक से नहीं पचता। फिर है आदमी की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो फॉरेन मटेरियल होता है, और फॉरेन मटेरियल जब अंदर जाता है तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उससे लड़ने लगते हैं। फिर इससे क्या होता है, वो जो एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में बन रहे हैं वो अल्कोहल से लड़ने लग जाते हैं, तो दूसरे जो बीमारी होने की संभावनाएं होती है वो अधिक हो जाती है। शराब या अल्कोहल के आदि मनुष्यों की पुतलियाँ फैल जाती है, जो आँखों की पुतलियाँ होती है वो फैल जाती है। शराब पीने वाले व्यक्ति की आयु शराब नहीं पीने वाले व्यक्ति की अपेक्षा 4 से 10 वर्ष तक कम हो जाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति कुछ दिनों बाद प्रायः आपराधिक प्रकृति का हो जाता है। उपयुक्त नुकसानों के अलावा शराब पीने वाले व्यक्ति की स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, आवाज़ और हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, चलने में हमेशा कठिनाई होती है, चूँकि यह हमारे कान में स्थित बैलेंस प्रणाली को भी प्रभावित करती है। अब देखते हैं कि अफीम लेना या फिर शराब लेना, इन दोनों जो लेते हैं, जो व्यक्ति जो लेते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो शराब से जो आदी होता है, मतलब जो शराब का सेवन ज़्यादा करता है, ऐसे मनुष्य के मुंह से शराब की गंध आती है, जबकि अफीम जो लेते हैं उससे गंध नहीं आती। इसमें क्या होता है, शराब जो लेते हैं उनमें उनकी पुतलियाँ फैल जाती है, और अफीम लेने वाले व्यक्तियों की जो आँखों की पुतलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है। शराब क्या होता है, अगर परिवार एवं समाज के आधार पर देखेंगे तो अल्कोहल लेने वाले लोग जो होते हैं उनका क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है वो बहुत महंगा पदार्थ होता है, जिससे क्या होती है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है ना। अगर आदी होने के कारण क्या होगा, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पैसे खत्म होने की भी संभावना रहती है। अल्कोहल पीने से क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो भविष्य में जो संतान पैदा होंगे वो या तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे या फिर खुद को असुरक्षित भी महसूस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, अल्कोहल से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तलाक की स्थितियाँ आ जाती है, सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। ठीक है, गैर कानूनी रूप से बिक्री होने लगती है, सड़क और औद्योगिक दुर्घटना में वृद्धि हो जाती है।
अब देखते हैं औषधियों एवं अल्कोहल का विकल्प। औषधियों के रूप में अल्कोहल का क्या विकल्प है? औषधियों तथा शराब का उपयोग अच्छे सुसंस्कृत तथा तनाव मुक्त खुशहाल परिवारों के सदस्य में नहीं होता है। इनका उपाय तनाव युक्त गरीब तथा सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों में ज़्यादा होता है। इनका उपयोग कभी कभी सामाजिक दबाव के कारण भी किया जा सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति इससे बच सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसमें का मेन पॉइंट ये है कि शराब जो होता है वो क्या करता है, शराब जो होता है औषधियों के रूप में तो नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, इससे क्या होता है, इससे शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो शराब का सेवन कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। डी एल्कोहलिज्म, इसका अगर उपचार देखेंगे तो इसका उपचार ये है कि मनुष्य और समाज दोनों इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहलिक पेय पदार्थों के दीर्घकालिक उपयोग के कारण जो व्यक्ति का शरीर जो टॉक्सीकरण हो जाता है, मतलब शराब जो विष, शराब में जो विष होता है वो फैल जाता है तो टॉक्सिक हो जाता है ना। तो टॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब उसको विषाक्तीकरण करना होता है, उसके शरीर से विष को बाहर निकालना होता है, तो उनका उपचार किया जा सकता है। यह अल्कोहल व्यसन से मुक्ति का प्रथम तरीका होता है। इसको क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। इस कार्य हेतु निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग किया जाता है। डाइएजेपम 40 से 80 mg प्रतिदिन कई बार में, ठीक है। क्लोरोडाइएजिपोक्साइड 80 से 200 mg प्रतिदिन कई बार में। उपरोक्त औषधियों के साथ साथ विटामिन भी दिए जाते हैं। अल्कोहल आश्रितता का उपचार, यह अल्कोहल व्यसन से ग्रसित व्यक्ति के लिए द्वितीय चरण होता है। इसमें क्या क्या होता है, साइकोथेरेपी होता है। इसमें रोगी व्यसन के व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा अल्कोहल के कुप्रभावों के बारे में बताकर समझाकर उसको मैनिपुलेट करना चाहिए। फिर दूसरा उपचार होता है कि इसमें व्यक्तियों को सामूहिक रूप से कुप्रभावों की शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवहार उपचार, इस विधि में व्यसन से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको विद्युत शॉक अथवा उल्टी कराने वाली उपचार भी कराया जा सकता है। फिर औषधियाँ कौन कौन से उपयोग में लाया जाता है, तो है एपोमार्फिन, अपमार्जक पदार्थों द्वारा कुछ शराब व्यक्ति जो होते हैं उसको डाइसल्फोरेम जैसे पदार्थों का भी सेवन कराया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इथेनॉल अभिक्रिया होने लगती है। जो डाइसल्फीरेम जो होता है उसमें क्या होता है, इथेनॉल अभिक्रिया होती है तथा व्यक्ति क्या होता है, टैकी कार्डिया, अति तनाव, श्वसन की दर में वृद्धि, सिर दर्द आदि से पीड़ित हो जाता है। यह अभिक्रिया शराब सेवन के 30 मिनट से आरंभ होकर 1 घंटे तक रहता है, अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो मृत्यु होने की संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे रोगों की चिकित्सा करते समय प्रथम सप्ताह में उन्हें 250 से 500 mg प्रतिदिन की दर से डाइसल्फोरेम की खुराक दी जाती है तथा द्वितीय सप्ताह में यह 250 मिलीग्राम प्रतिदिन कर दी जाती है। बाद में प्रति सप्ताह खुराक क्रमशः कम की जाती है और अंत में इसे देना बंद कर दिया जाता है। फिर है अल्कोहलिज्म के बाद है तंबाकू का सेवन या फिर तंबाकू व्यसन जिसको बोल सकते हैं टैबेको एडिशन। तंबाकू क्या होता है, तंबाकू को क्या बोलते हैं, निकोटियाना टैबेकम नामक पौधे की सूखी हुई पत्तियां जो होती है उससे बनाया जाता है। इसको क्या के लिए, च्विंगिंग के लिए, मतलब चबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या क्या बनता है, तो बीड़ी बनता है, सिगरेट बनता है और चिलम इत्यादि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, किण्वन किया जाता है। पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, किण्वन करते हैं और सुखाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या काट कर इसको बीड़ी तथा सिगरेट में भरकर यूज करते हैं। और क्या कहते हैं, जो तंबाकू की पत्तियां होती है उनको गुड़ के साथ मिलाकर पका लिया जाता है और उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक विशेष पदार्थ के रूप में चीलम में भरकर इसको रखा जाता है। कुछ लोग तंबाकू की पत्ती को चूने के साथ भी पान में डालकर मुंह में रख के चबाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती है उसमें 8 से 10% तक क्या होता है, निकोटिन नामक विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसमें 8 to 10% निकोटिन नामक विषैला पदार्थ होता है जो क्षाराब होता है। क्षार प्रकृति उसकी क्षार होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। शुद्ध रूप में यह तेल के समान रंगहीन द्रव है। अगर देखेंगे इसका शुद्ध रूप देखेंगे तंबाकू का, तो ये क्या होता है, रंगहीन मतलब कलरलेस क्या होता है, लिक्विड होता है जो वायु के संपर्क में आने पर भूरा हो जाता है। मतलब जब इसका टच्ड होता है जो वो अगर एयर से होता है तो क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और ये भूरा हो जाता है। यही निकोटिन धूम्रपान के बाद मस्तिष्क को अक्रिय बना देता है। जब तंबाकू का सेवन होता है तो क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है उसको अक्रिय बना देता है। उसके बाद
अब मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया तो जो जो जीव जो होता है वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होता है, या फिर उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती है, या फिर जो थकावट होता है, ये सब क्या होता है उससे दूर हो जाता है, दिमाग अक्रिय हो जाता है, तो सारा चीज़ खत्म हो जाता है वहीं पे। फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि ये हमारे शरीर को धीरे धीरे विषैला बनाता जाता है, इसको स्लो पॉइजन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें तंबाकू में निकोटीन के अलावा भी अन्य क्षार पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि तंबाकू के अलावा कैनबिस की पत्ती, पुष्प तथा कलियों को भी गांजे के रूप में धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रभाव से भी धूम्रपान के ही समान हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तंबाकू या सेवन या धूम्रपान के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो ये क्या होता है कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा तंत्रिकीय आवेग, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे सोचने की शक्ति या फिर हमारा जो मस्तिष्क है उसको क्या कर देता है, उसके आवेगों को कम कर देता है, उसके स्मरण शक्ति को क्या कर देता है, क्षीण कर देता है। फिर इससे क्या होता है, एड्रेनलिन के स्राव को प्रेरित करके रक्त दाब और हृदय की गति को बढ़ा देता है। एड्रेनलिन का जो सिक्रेशन होता है उसमें क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसको प्रेरित करता है, और क्या करता है, ब्लड जो रक्त दाब होता है और हृदय की गति जो होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि गर्भवती महिलाएं धूम्रपान करें तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा भ्रूण का विकास रुक जाएगा, या फिर बच्चा जो होगा भविष्य में कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तंबाकू के धुएं में क्या क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा तार भी पाया जाता है, जिससे क्या होता है, कैंसर को प्रेरित करता है ये। और तंबाकू या फिर धूम्रपान करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा गले में व फेफड़े में क्या होता है, कैंसर अधिक होता है। तंबाकू या किसी भी प्रयोग में लार तथा आमाशयी रसों के अधिक स्रावण को प्रेरित करता है, जिससे आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है, फलतः आहार नाल में अल्सर का खतरा बढ़ जाता है और श्लेष्मा को अवशोषणशीलता कम हो जाती है। व्यक्ति अल्प पोषण, भूख एवं कब्ज का शिकार हो जाता है। वृक्क पर भी असर पड़ता है, वृक्क में भी क्या होता है, इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके सेवन से क्या होता है, व्यक्ति का जो उम्र है वो भी घट जाता है। इस प्रयोग से ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा नामक रोग भी होता है। तंबाकू के लगातार सेवन से स्वाद केंद्रिय कम संवेदनशील हो जाती है तथा मुंह व गला हमेशा सूखा रहता है। इससे क्या होता है, श्लेष्मा के ऊपर जो लार होता है ना, श्लेष्मा हमारे मुंह के पास जो श्लेष्मा होता है उसके ऊपर जो लार होता है उसमें एक और परत चढ़ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका व्यसन के प्रत्याहारी लक्षण, विथड्रॉल सिम्टम्स फ्रॉम एडिक्शन। अगर देखेंगे कि शरीर में क्या क्या होता है व्यसन से, तो कपकपी होती है, मितली आना मतलब है ना, फिर उल्टी होना, कमजोरी आना, औंध तथा उत्कंठा आदि व्यसन के प्रत्याहारी लक्षण हैं। यह लक्षण इस बात के संकेत देते हैं कि व्यक्ति औषधि अल्कोहलिक व्यसन के अंतिम दौर में है। अब उसका जो शरीर है और अधिक औषधि सेवन या अल्कोहल के उपयोग के लायक नहीं रह गया है। उसे इन आदतों से यथाशीघ्र मुक्ति पा लेनी चाहिए। यदि व्यक्ति इन आदतों से छुटकारा नहीं पाता है तो अत्यधिक खराब मन स्थिति के कारण व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। इसमें क्या क्या होता है, प्रत्याहारी लक्षण क्या क्या होते हैं देखते हैं। रम फिट्स, ये लक्षण अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे रम के उपयोग के साथ साथ एक बार में 2 से 6 सिगरेट पीने के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके लक्षण अत्यधिक शराब पीने के 12 से 48 घंटे में दिखाई देने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डेलिरियम ट्रेमेंस। दूसरा है आपका डेलिरियम ट्रेमेंस। ये क्या होता है, यह लक्षण अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के कारण 2 से 4 दिनों के अंदर दिखाई देता है। इसके कारण दिग्भ्रम, व्याकुलता और घबराहट होती है। दिग्भ्रम मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ें होती नहीं हैं, वो सिर्फ जो पीने वाला व्यक्ति होता है उसको लगता है कि ये चीज़ें हो रही है ना। अगर आपके सामने कोई नहीं खड़ा लेकिन उसके मन में अगर वो चल रहा है तो वो उसको सामने में दिखेगा, चाहे वो हो या ना हो, उसको बोलते हैं दिग्भ्रम। व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, ठीक से दिखाई नहीं देता, हृदय स्पंदन की दर में कमी होती है, पसीना आता है, अति तनाव होता है, निर्जलन व अनिद्रा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। फिर है पुनर्वासन। औषधि एवं अल्कोहल व्यसन से ग्रसित व्यक्ति अपनी पूर्व अवस्था अर्थात स्वस्थ अवस्था या सामान्य अवस्था वाली अवस्था में वापस आ ही जाना क्या कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति शराब का आदी हो गया, फिर अल्कोहलिक पदार्थ या जितने भी
एडिक्शन वाले जो चीज़ होते हैं, एडिक्टेड जो चीज़ होते हैं, उनसे दूर हट के अपने पुनः सामान्य स्थिति में वापस आ जाना को क्या बोलते हैं? पुनर्वासन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? धीरे धीरे औषधियों और प्रत्याहारी लक्षणों का क्या होता है? उपचार हेतु उन्हें लिया जाता है, फिर निस्तब्धकारी औषधियाँ देकर ठीक किया जाता है। और औषधि का निर्भरता का अल्पावधि उपचार ही होता है। व्यसन से ग्रसित व्यक्ति के दीर्घकालीन उपचार हेतु औषधि उपचार के साथ साथ व्यवहारात्मक शिक्षा, मतलब उसको जो अल्कोहल होता है, तंबाकू होता है, या फिर विषैला या जो नशीला पदार्थ होता है, उसके आधार पर उसको शिक्षा देना चाहिए, जिससे उसके व्यवहार में और उसके जो मानसिक स्थिति है उसमें भी चेंजेस आए। उसके प्रभाव को फिर दूर कर सकते हैं, कुप्रभाव जिसको बोलेंगे, प्रभाव नहीं, उसके कुप्रभाव को हम लोग दूर कर सकते हैं। औषधि तो ठीक है, औषधि एक टाइम तक काम करेगी, लेकिन अगर उसकी मना स्थिति सही हो जाएगी, उसकी व्यवहार सही हो जाएगी, तो वो अपना नशीला पदार्थ का जो एडिक्शन है उसको छोड़ देगा। यदि ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है तो मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना चाहिए, सामाजिक उपचार देना चाहिए, लोगों को ऐसे व्यक्तियों की सहानुभूति रखते हुए उन्हें कुप्रभावों की जानकारी देनी चाहिए तथा उनकी औषधि निर्भरता की ओर धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। इसके साथ साथ इनको इलेक्ट्रोलाइट्स आदि पदार्थ देने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहिए, है ना, विटामिन का देना चाहिए दवाई, वो ज़्यादा भोजन देना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया कि व्यसन से ग्रसित कोई व्यक्ति अचानक औषधि बंद कर देता है तो उसके मस्तिष्क में उसका CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का स्तर बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप अचानक बंद करते हो, चाहे उसको औषधि के रूप में ले रहे हो या फिर उसको नशीले पदार्थ के रूप में ले रहे हो, एडिक्शन के तौर पर ले रहे हो, तो इससे क्या होता है? अगर अचानक से आप बंद कर दिए पूरा, तो क्या होता है? ये CAMP मतलब आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है उसका एक स्तर बढ़ा देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो कि एक प्रत्याहारी लक्षण, ऐसे रोगी को विटामिन C देने से इसका स्तर जो होता है नियंत्रित रहता है तथा व्यक्ति में प्रत्याहारी लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो क्या कर दी हैं, इन सब नशीले पदार्थ या औषधि का जो एडिक्शन होता है उसे दूर करने के लिए कई सारी संस्थाएं भी हैं, वो काम कर रही है। जिसमें से है आपका नवज्योति क्लिनिक, या दिल्ली पुलिस द्वारा औषधि व्यसन से ग्रसित व्यक्तियों के एक संस्था है। ठीक है, फिर दूसरा है TT रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई, यहाँ पे भी स्वयं संपर्क कर पत्राचार द्वारा भी व्यसन से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। स्वयं उपचार कर सकते हैं, अगर आपका एडिक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो उसमें स्वयं भी उपचार कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना चाहिए? खुद से भी जो दवाई है वो नहीं लेना चाहिए, या फिर मेडिकल वालों की सलाह से भी आप दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि उनको आपका जो बीमारी है या फिर आपके में जो संक्रमण है उसके बारे में नहीं पता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब डॉक्टर या फिर जो पर्टिकुलर एक डॉक्टर होता है, चिकित्सक होते हैं, उन्हीं से सलाह मशवरा के बिना, उन्हीं से सलाह मशवरा लेके ही दवाई यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, अकारण मौत जो होता है वो नहीं होगा, है ना। ये वाली प्रवृत्ति जो है लोगों की, इसको भी रोकना आवश्यक है। क्योंकि हमारे भारत देश में क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ भी लग रहा है तो मेडिकल स्टोर के सलाह पर या फिर खुद से दवाई लेके खा लेते हैं। शायद वो दवाई हमारे लिए सही ना हो, या फिर उसका आवश्यकता ही ना हो, या फिर वो अगर रिवर्स कुछ इफेक्ट कर देता है तो इससे हमको दिक्कत आ जाता है। ठीक है, फिर क्या उपचार ही हानियाँ एवं सावधानियाँ, हार्म्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अगर वो बीमारी आपको नहीं है और कोई गलत दवाई आपको दे दिया जाता है तो वो शरीर में दूसरा इफेक्ट डालेगा। या फिर क्या होता है, जिसकी जितनी अधिक मात्रा होती है जिस दवाई की, अगर उस दवाई की मात्रा उतनी नहीं पहुंच पा रही, उससे कम या ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचना चाहिए। इसलिए चिकित्सक से परीक्षण करा के क्या करना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। स्टेरॉइड का अधिक उपयोग, स्टेरॉइड जो होता है ये रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है, उसका लिपिड भी सम्मिलित किया गया है। इसके कोलेस्ट्रॉल लिंग हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एडिनोट्रोपिक हार्मोन जैसे एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोन आदि बाइल अम्ल, पित्त अम्ल जिसको बोलते हैं, आते हैं। स्टेरॉइड कोऑर्डिनेटर की भांति कार्य करते हैं। कुछ हार्मोन एनाबोलिज्म क्रिया को भी उतरते हैं। प्रमुख स्टेरॉइड जो होते हैं उनके क्या क्या उपयोग होते हैं देखते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये टेस्टोस्टेरोन
एनाबॉलिक स्टेरॉइड है फर्स्ट, ये टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषित उत्पन्न है। एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषित पदार्थ होता है, जो मेथिलस्टेरॉन, नेट्रोलिन तथा मेथिड्रोस्टिनोलॉन आदि होता है। उपयोग जो है इसका, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग जो होता है पेशियों को सघन एवं मजबूत बनाने तथा कार्य क्षमता में अतिवृद्धि या वृद्धि करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए प्रायः जो एथलीट्स में जो होते हैं लाभदायक होता है, परंतु इनके उपयोग पर पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? क्योंकि ये हानिकारक प्रभाव भी डालता है। अगर अत्यधिक मात्रा में ले लेते हैं तो इसका उपयोग से क्या होता है, हृदय रोग होता है, कैंसर होता है, नरबंधता जैसे शुक्राणुओं के निर्माण में कमी आती है तथा थायराइड ग्रंथि से अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। अतः व्यक्ति को इनका उपयोग अपने चिकित्सक के सलाह के पश्चात ही लेना चाहिए। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, यह जंतुओं में पाए जाने वाला प्रमुख स्टेरॉइड है जो जंतु वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। फिर है लिंग हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रियोडोल, प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन जैसे एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोन पित्त लवण एवं विटामिन डी का प्रमुख संगठक अवयव होता है और स्रोत होता है। हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे फैट जो होता है उसके वृद्धि के लिए होता है। लिंग हार्मोन जो होता है वो लिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है। हानिकारक प्रभाव क्या है कोलेस्ट्रॉल का, अगर देखेंगे तो ये जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, जल की अधिक मात्रा लेने पर भी वाहिनियों में इसका जमाव होने लगता है। मतलब जो ये फैटी एसिड फैट होता है, वसा होता है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये क्या होता है, अगर वसा मतलब क्या हो गया आपका, तेल हो गया, जस्ट लाइक तेल। तो तेल के जैसा क्या होता है, तेल और पानी अलग अलग होता है। तेल जो होता है वो पानी से कभी नहीं मिलता, तो ये भी क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा लेते तो भी ये हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती है उनमें इनका जो जमाव है वो बढ़ता जाता है और रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, रक्तचाप और हृदय रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, इसी कारण चिकित्सक जंतु वसा का कम से कम उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसलिए जो नॉनवेज होता है वो बहुत कम यूज़ करना चाहिए भोज्य पदार्थ के रूप में। फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स होता है, जो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, हीलिंग हार्मोन जैसे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन्स में होता है। उपयोग है इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अब एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं इम्यूनोसप्रेसिव की भांति उपयोग किया जाता है। इसका हानिकारक प्रभाव क्या है कि दीर्घकालिक उपयोग से इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, बच्चों में अस्थमा हो जाता है, जिसका उपचार अगर इसका देखेंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है, परंतु इनके दीर्घकालिक उपयोग से बच्चों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। उपरोक्त हानिकारक प्रभावों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि इनका प्रयोग चिकित्सक की सलाह पर उनके द्वारा निर्धारित अवधि तक ही करना चाहिए। अगर स्टेरॉइड का उपयोग जो होता है उसके लिए क्या क्या सावधानियां होती है देखते हैं। चिकित्सक की सलाह के पश्चात ही करना चाहिए। इसका उपयोग खाली पेट में नहीं करना चाहिए। देखो एक चीज़ और, अभी हम लोग कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड का सेवन ज़्यादा करते थे। इससे क्या होता था, स्टेरॉइड के सेवन से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती थी। हार्ट जो ब्लड रेट होता है और रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, ये भी ऊपर नीचे होने लगा था। मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त की शक्ति, है ना। तो स्टेरॉइड का उपयोग खाली पेट में नहीं करना चाहिए और चिकित्सीय परामर्श अर्थात जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तभी इसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें वृद्धि रुक जाती है, बड़े लोगों का मानसिक स्थिति खराब होने लगता है। फिर है प्रतिजैविकों का अधिक उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका, प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं। प्रतिजैविक होता क्या, पहले ये देखते हैं। तो प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक से प्राप्त किया जाता है तथा इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने अथवा उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिजैविक को, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उदाहरण है आपका पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरिफेनिकोल, सिफिलोस्पोरिन, क्लोरोमाइसिट, टेट्रासाइक्लिन आदि। इसका उपयोग कब करते हैं, जब बीमारी होता है, किसी जीवाणु और कवक से संबंधित जब बीमारी होता है तो इसके संक्रमण को रोकने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आवश्यक खुराक उपयोग विधि जैसे कि टैबलेट द्वारा, इंजेक्शन द्वारा इसको लिया जाता है।
इसमें क्या होता है, जब रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहता है या फिर रोगों का जो प्रकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तब इसकी लंबी अवधि तक किसी प्रतिजैविक का उपयोग करने से उस रोग से संबंधित जीवाणु जो होते हैं वो औषधि प्रतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्षय रोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग जो होता है, इसमें क्या होता है 20% से अधिक रोगियों पर औषधि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हीं कारणों से चिकित्सक किसी प्रतिजैविक को लंबी अवधि तक नहीं देते और यदि आवश्यक भी होता है तो वो इस स्थान पर अन्य प्रतिजैविक देते हैं। प्रतिजैविकों के पार्श्व प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट क्या होता है एंटीबायोटिक से, ये हानिकारक भी होता है। क्यों? क्योंकि इससे दस्त होता है, मितली होता है, उल्टी होना, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्ट हम लोग जीवाणु या कवक जो होता है उसको हम लोग शरीर में डालते हैं, तो कई लोगों में साइड इफेक्ट होता है, उल्टी हो जाता है, मितली आता है, दस्त हो जाता है, खुजली होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, चक्कर आना हो जाता है ना। आंतों में जीवाणुओं का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और शक्तिशाली जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। एम्पीसिलिन एवं क्लिंडीमाइसिन इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं जिनके उपयोग से दस्त प्रारंभ हो जाता है। फिर है प्रतिजैविकों के उपयोग में ली जाने वाली सावधानियां। क्या होता है, क्या कौन कौन सी सावधानी के तहत हम लोग एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, तो चिकित्सीय सलाह से लेना चाहिए। इसका जो निर्धारित कोर्स होता है उसको पूर्ण कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना चाहिए। कोई भी डॉक्टर जो होता है उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई डोज का हो ऐसी एंटीबायोटिक दो। विषाणुओं के संबंध में जैसे रोग जैसे सर्दी के लिए प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो सर्दी वगैरह होता है ना, नॉर्मल बुखार, नॉर्मल जो आपका बीमारी जिसको बोल सकते हैं, उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई प्रतिजैविक ली है तो उसका अधिक खुराक भी नहीं लेना चाहिए, कम खुराक भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है ना। कल्चरल टेस्ट के पश्चात ही करना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रतिजैविक जो होते हैं वो सभी प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। इसमें विपरीत प्रभाव भी होता है, तो क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। इसका कुछ खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी प्रतिजैविक ले रहे हैं तो इससे पहले अगर आपने कोई दूसरी दवाई ली है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बताना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। फिर है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस ऐसी औषधियाँ अथवा पदार्थ होते हैं जिनके उपयोग से गर्भस्थ शिशु या भ्रूण में आकारिकीय अथवा क्रियात्मक असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती है। जो भ्रूण होता है आपका टेराटोजेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, जो भ्रूण में या फिर गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसमें क्या होता है, क्रियात्मक आकार में और क्रिया में दोनों में असमानताएं आ जाती है। असामान्य भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाती है, टेराटोजेनिया, टेराटोजिनेसिस। उदाहरण है थैलिडोमाइड के उपयोग, ठीक है, थैलिडोमाइड के उपयोग से प्रभावित भ्रूण से उत्पन्न शिशु को फोकोमेलिया नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण बच्चे के हाथ पैर सील नामक जंतु के जैसे हो जाते हैं। इसके प्रभाव क्या क्या हैं, तो निषेचन एवं अध्यारोपण। निषेचन क्रिया संसर्ग के 17 दिन के अंदर पूर्ण होती है, अतः ऐसी औषधियों के सेवन से गर्भावस्था रुक जाती है जिसका पता ही नहीं चल पाता। अंग निर्माण जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि ऊतकों का विकास और अंग निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। वृद्धि और विकास में भी प्रभाव करता है। टेराटोजन का वर्गीकरण क्या है देखते हैं। टेराटोजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है औषधियाँ एवं रसायन। बहुत सी औषधियाँ एवं रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो टेराटोजेनिक प्रकृति के होते हैं। जब इन्हीं स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के प्रथम 12 सप्ताह की अवधि में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अल्कोहल या एथेनॉल के उपयोग से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम दिखाई देते हैं। इस रोग से ग्रसित शिशु आकार में छोटे, मायोपिया से ग्रसित, दरारों युक्त, होल्स, असामान्य चेहरे वाले, इनकी मानसिक क्षमता भी कम हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर है दूसरा उत्कंठात्मक पदार्थ, एंटी एनेक्सिटी एजेंट जो होता है। फिर जो थैलिडोमाइड जो है यह एक सामक एवं सम्मोहक औषधि है, जिसके गर्भ के दौरान ये क्या होता है, सामक और सम्मोहक हाइपोटोनिक ड्रग है, जिसके गर्भ के दौरान उपयोग करने से फोकोमेलिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं शिशु के वो अत्यंत छोटे हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं, अग्र फिलिपस के समान दिखाई दे देते हैं, कान असामान्य हो जाता है, हृदय संबंधी अनियमितताएं, वृक्क निर्माण नहीं हो पाता है, ग्रसनी और ग्रहणी जो होते हैं इसका भी पाया जाना रोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा एवं अमेरिका में इस औषधि का उपयोग गर्भस्थ स्त्रियों को उल्टियों रोकने के लिए किया जाता है, जिससे यहाँ के हजारों बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार है। डाइएज़ेपाम यावोलियम, गर्भ के दौरान इसके उपयोग के बच्चे मुख में, होठों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं।
LSD लाइसर्जिक एसिड और डाईएथिलोमाइड, इसके उपयोग से गुणसूत्रीय एवं भ्रूणीय अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। औषधियाँ जो है मलेरिया के उपचार में क्विनिन, ल्यूकेमिया के उपचार में बुस्टाफेन एवं गर्भ समाप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि एमिनोटेरिन भ्रूण के लिए अत्यंत हानिकारक है। तंबाकू और धूम्रपान नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है मृत्यु होने की भी संभावना बढ़ जाती है। फिर है संक्रामक पदार्थ, ठीक है, विषाणुओं, जीवाणुओं एवं अन्य परजीवों का संक्रमण भ्रूण के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। इस कारण भ्रूण की मृत्यु, भ्रूण की धीमी वृद्धि, मानसिक बीमारियों एवं जन्मजात बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा रहता है। सिफिलिस रोग के जीवाणु जो होते हैं भ्रूण को संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण जन्मजात रोग युक्त शिशु उत्पन्न होते हैं। विकिरणें, 2 से 6 सप्ताह के जो भ्रूण होते हैं महिला को आयनकारी विकिरणों जैसे कि एक्स किरण के अनावृत होने, इसका प्रभाव टेरेटोजेनिक होता है, इसके प्रभाव से गर्भ समाप्त हो जाता है, या फिर जो गर्भ में वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। आंखों की अनियमितताएं, केंद्रिका तंत्र से संबंधित विकारों के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इनमें उत्परिवर्तन की भी संभावना रहती है, अतः इनके उपयोग के दौरान भ्रूण को अच्छी प्रकार से ढक कर एक्स किरणों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा लेसन 8 जो है आपका समाप्त होता है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द और सिद्धांत देखते हैं। MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मातृक मृत्यु दर। IMR इन्फेक्ट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। नोसोलॉजी जो होता है रोगों का वर्गीकरण विज्ञान है। बैक्टीरिसाइडल जो होता है वह जीवाणुओं को नष्ट करने वाला होता है, कारक होता है। प्रोफाइलिक्स जो होता है रोगों की रोकथाम के लिए होता है। नार्कोटिज्म जो होता है नार्कोटिक व्यसन होता है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड जो होता है। ट्रॉकिलाइजर ड्रग्स निस्तब्धकारी औषधि जो बिना निद्रा के शरीर को तनाव मुक्त कर देती है। इसके साथ ही हमारा लेसन 8 जो है मानव रोग वो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे जो टॉपिक्स होंगे वो क्लियर होंगे और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो औषधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपके जो जीवाणु, कवक, विषाणुओं द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं उससे आएंगे। उसके जो हानिकारक प्रभाव है और क्या क्या उसका जो प्रोसेस है उसको लिखना होगा। उससे ज़्यादा इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई होप आपको ये लेसन जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।